नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग से लालू यादव, राबड़ी देवी की शिकायत, प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी की मांग, अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मसला। नेपाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी, प्रधानमंत्री पद के लिए केपी शर्मा ओली सबसे आगे, भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में नेपाल। सीरिया में आईएस के गढ़ पर रूस के हवाई हमले तेज, अमेरिका ने किया आगाह, असद सरकार की मदद पड़ेगी महंगी। रूस ने कहा शर्तों के साथ आईएस से लड़ाई मुमकिन नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं पर जताई चिंता, अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर छिड़ी बहस, ओबामा ने कहा जनता खुद करे फैसला। और दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया, जेपी डुमिनी बने मैन ऑफ द मैच। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात हम बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जहां पहले दौर की मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के प्रचार की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में प्रचार के रण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया जिले में 2 रैलियों को संबोधित करती नजर आएंगी। भागलपुर जिले के कहलगांव में दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस अध्यक्ष की रैली का कार्यक्रम है। इसके बाद गया जिले के वजीरगंज में 3 बजे के आसपास सोनिया गांधी रैली को संबोधित करेंगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बिहार में ये सोनिया गांधी की रैलियों का पहला कार्यक्रम होगा। इससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने पटना में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की रैली को संबोधित किया था। भागलपुर जिले में पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि गया जिले में दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा औरंगाबाद से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। कृति, बड़े बड़े चेहरे रैलियों में उतर रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और क्या महागठबंधन का कोई और चेहरा भी सोनिया गांधी के साथ नजर आ सकता है? देखिए प्रीति, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आज आगाज हो रहा है। इन चुनावों में कांग्रेस जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के साथ कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ रही है। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज राज्य में कांग्रेस की पहली रैली होगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने पटना के गांधी मैदान में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया था। महागठबंधन की पटना में जो आयोजित रैली थी प्रीति, उसमें स्वाभिमान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोदी जी वादा करते थे वो पूरा नहीं हो पाए। साथ ही सोनिया जी ने ये भी आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद दोस्तों को देना चाह रहे हैं। तो कमोबेश आज भी इन आरोपों के साथ कांग्रेस उतर सकती है बीजेपी के खिलाफ। जहां तक मंच साझा करने की बात है, कांग्रेस के बड़े चेहरे जो इस बहुत बहुत शुक्रिया कृति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज भागलपुर और गया में सोनिया गांधी की चुनावी रैलियां होंगी और इससे पहले चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में पहली रैली की। बांका में प्रचार का आगाज करते हुए उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि वो सूबे की तस्वीर बदलने के लिए एनडीए को सत्ता की कुंजी थमाए। उन्होंने माओवादियों से हिंसा छोड़कर देश के विकास की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील भी की। इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जारी विशेष पैकेज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। मेरे बिहार
के भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने विकास के लिए वोट मांगा और प्रगतिशील बिहार बनाने का वादा किया। आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर गरीब को घर देने और हर चौखट तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सर्वे का बखूबी जिक्र भी किया। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से बुलेट की जगह बैलेट अपनाकर मुख्य धारा में शामिल होने की भी अपील की। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। अगले करीब 1 महीने में नरेंद्र मोदी सूबे में 20 से 22 रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बेगूसराय में रैली की। बेगूसराय के बीरपुर में नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के डर से बीजेपी के नेता इस मसले पर सफाई देते फिर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी संघ की नीतियों और एजेंडे पर काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई में एक रैली को संबोधित करेंगे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्र नायकों ने जो संविधान का निर्माण किया, जिसमें जो तबका हाशिए पर है, उसी अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। और भागवत जी कहते हैं कि इसकी समीक्षा की जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए। और इस बीच बिहार में प्रचार के दौरान तमाम नेता विरोधियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जेडीयू नेता केसी त्यागी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने तीनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही तीनों पर केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। लालू यादव, नीतीश कुमार नरभक्षी तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं और वैसा प्रहार करते हैं जो शायद उन शब्दों का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं की जानी चाहिए। तो हमारा दायित्व है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में हम उस विषय को लाएं और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया भी है और आगे भी लेगा। बिहार में पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। महागठबंधन को करारा झटका देते हुए पशुपालन मंत्री और जेडीयू नेता बैद्यनाथ साहनी ने शुक्रवार को नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साहनी फिलहाल समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेजा। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साहनी को जेडीयू ने मोरवा सीट से टिकट नहीं दिया था, इससे वो नाराज चल रहे थे। इस सीट पर पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है। अब कुछ और अहम खबरें। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से पूछताछ की है। ये पूछताछ एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में सोमवार को की गई। राज्य का एनआरएचएम घोटाला करोड़ों रुपए का था। आरोप है कि तब के स्वास्थ्य मंत्री बाबूलाल कुशवाहा ने योजना के ठेके अपने चहेते लोगों को दिए। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि जो भी फैसले लिए गए वो पूरी तरह से पूरी कैबिनेट ने लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अकेले फैसले नहीं लिए। सीबीआई ने इस मामले में 74 एफआईआर और 84 आरोप पत्र दायर किए हैं। भारत साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी करेगा। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भी 40% इजाफा करने का फैसला किया है। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर में पेरिस सम्मेलन से पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने का खाका पेश कर दिया है।
अगले 15 साल में देश में कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी की जाएगी। ये कटौती साल 2005 को आधार मानकर होगी। हमारी ऊर्जा की खपत विकास के तुलना में अब जो 20% कम कर रहे हैं 2020 तक, वो अब 35% कम करेंगे, यानी 75% की छलांग लगाएंगे हमारे लक्ष्य में। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी टारगेट है। साल 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा नवीकरणीय ईंधन का होगा। वातावरण में फैले 3 खराब टन कार्बन को सोखने के लिए अतिरिक्त जंगल लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में उम्मीद जताई कि पेरिस में होने वाला समझौता व्यापक होगा। जलवायु परिवर्तन में कुछ देशों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा हिस्सा रहा है, इसलिए उत्तरदायित्व में भेद तो करना ही होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अगले 15 साल में 206 अरब डॉलर की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 30 नवंबर से पेरिस में होना है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली IMF विश्व बैंक की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आज 10 दिन की यात्रा पर अमेरिका और पेरू जा रहे हैं। जेटली 4 अक्टूबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देंगे। इसके बाद वित्त मंत्री पेरू जाएंगे, जहां वो IMF विश्व बैंक की बैठकों में हिस्सा लेंगे। ये बैठकें लीमा में 9 से 11 अक्टूबर को होंगी। वित्त मंत्री के अलावा बैठकों में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल होंगे। जेटली G20 वित्त मंत्रियों और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठकों में भी शामिल होंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। वायुसेना की ताकत उसके लड़ाकू विमान होते हैं। भारतीय वायुसेना की बेड़े में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है और इनमें सबसे खास है सुखोई 30 MKI। विमान की खूबियों पर हमारी खास रिपोर्ट। आवाज की रफ्तार को भी मात देने की क्षमता रखने वाला सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। चौथी पीढ़ी की क्षमता वाले सुखोई 30 में दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ISR रडार लगा है। दिन रात के अलावा ये विमान किसी भी मौसम में घंटों उड़ान भरने में सक्षम है। इन्हीं खूबियों की वजह से इसे एयर डोमिनेंस फाइटर कहा जाता है। तो इस जहाज़ में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटो पायलट जो है इस जहाज़ का इतना अच्छा है कि पायलट को पता नहीं लगता कि वो दिन है या रात है, एक्सेप्ट सिर्फ जब टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जहाज़ जा रहा है। कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले और लैंड करने से पहले हम रनवे स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे नेसेसरी इसीलिए होता है क्योंकि रनवे कंट्रोलर देख नहीं पाता रनवे सरफेस कैसा है। इसकी मारक क्षमता रात में भी इतनी है कि दुश्मन देश की किसी भी नापाक कोशिश को उसी के ठिकाने पर जाकर ये नेस्त नाबूद कर सकता है। भारत की वायुसेना की ताकत का प्रतीक है सुखोई। सुखोई 30 MKI को रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। विमान ने 1997 में पहली उड़ान भरी थी। 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। 2004 से इनका निर्माण भारत में ही किया जाने लगा। इसकी रफ्तार 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई ट्विन सीटर है, जिसमें 2 शक्तिशाली इंजन है। इसमें ऑटो पायलट सिस्टम है। साथ ही ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। एक बार में 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये 8,000 किलोग्राम तक के हथियार लेकर 8,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक नेटवर्क होता है रेडार्स का, जिससे अर्ली वार्निंग मिलती है हमें, और उसके बाद टैक्टिकल रेडार्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ मिसाइल्स होते हैं, और एयर डिफेंस एंड एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास। Su-30 आपने देखा, नाइट फ्लाइंग, डे फ्लाइंग, हर तरह से हर रोल में सक्षम है। The Air Force presently is one of the 4th largest air forces in the world, and it is well respected and well feared all over the Air Force. देश के पास करीब 200 सुखोई विमान हैं। सुखोई को चरणबद्ध तरीके से 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन में बदला जा रहा है। पहले सुखोई 1 बमर था, लेकिन अब 2 बमर से ये दुश्मन के बड़े इलाके पर कहर बरपा सकता है। प्रभावी एंटी जैमर सिस्टम लगने से ये दुश्मन के कंट्रोल सिस्टम को जैम करने के अलावा परमाणु मिसाइल दागकर तबाही मचा सकता है। हवा और जमीन, दुश्मन कहीं भी हो,
उसकी तलाश करके उसको मार गिराने में सक्षम है। सुखोई यानी 24 घंटे सरहद की हिफाजत के लिए अलर्ट, इतना कि परिंदा भी पण नहीं मार सकता। कैमरामैन प्रशांत कर्माकर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आप अगर कोई कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उपनाम होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2004 में बदलाव के बाद अब सिंगल नेम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कंपनी एक्ट में हुए इस बदलाव के बाद एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता की दलील है कि अगर बिना उपनाम के पासपोर्ट या आधार कार्ड मिल सकता है तो कंपनी का पंजीकरण क्यों नहीं हो सकता। 35 साल के निशांत 2014 से अपने नाम पर 3 रिटेल कंपनी चलाते थे, लेकिन अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी खोलने में उन्हें दिक्कत आ रही है। सिर्फ निशांत लिखने से उनकी कंपनी का पंजीकरण नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यानी कि ROC ने सिंगल नाम के चलते कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर दिया है। नाम के पीछे उपनाम न लगाने को लेकर निशांत ने हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हमने जो है अपनी कंपनी रजिस्टर कराने की कोशिश की। ROC में अब सरनेम मैंडेटरी हो गया है। जब हम ROC में सरनेम डालने के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो चलता नहीं, बट पहले वो चलता था। दिसंबर 2014 में ऐसा चेंज एक आया है जिसकी वजह से नाउ वी आर स्टक। दरअसल दिसंबर 2014 में कंपनी एक्ट में बदलाव के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए नाम के साथ उपनाम जरूरी कर दिया है। इसका मकसद पहचान के लिए और फर्जी नामों का रजिस्ट्रेशन रोकना है, लेकिन जानकार इस दलील से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि एक शख्स को पहचान के प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट और आधार कार्ड दिया जा रहा है तो कंपनी के पंजीकरण में उपनाम को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। ये सस्पेक्ट करना कि जी फेक नाम से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि इतना वैध या इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है। लेकिन जब कंपनी रजिस्टर करने की बात आती है तभी आप जो है वो सरनेम की आवश्यकता आपको आवश्यक लगती है। आज के दिन MCA को यदि ये डालना पड़ा कि पूरा डिस्क्लोजर चाहिए मुझे नाम का, वो सिर्फ इसलिए कि जल्दी से जल्दी दे कैन रीच आउट, जो भी यदि किसी डायरेक्टर के ऊपर या सब्सक्राइबर के ऊपर उनको एक्शन लेनी है, इन्वेस्टिगेट करनी है, ओवरसाइट मेंटेन करना है, तो आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। निशांत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। लिहाजा केंद्र का पक्ष सामने आने के बाद ही नाम के साथ उपनाम की तस्वीर साफ हो जाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे वुहान टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची सानिया हिंगिस की जोड़ी। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने शुक्रवार को 7 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंकाई नौसेना ने इन मछुआरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने और उनकी सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगाया है। मछुआरों की नाव को भी जब्त कर लिया गया है। इसके बाद मछुआरों को पूछताछ के लिए नौका के साथ कनकेसंथुरई बंदरगाह ले जाया गया। दक्षिण तमिलनाडु के मछुआरा संघ ने लगातार भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है और सरकार से मछुआरों की रिहाई के लिए कदम उठाने की अपील भी की है। தொடர்ந்து படகுகளை பிடிக்கிற ஒரு வாடிக்கை அன்னைக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க. கடலுக்கு போனால் படகை பிடிக்கிறது இல்லைன்னா படகை முட்டி தாக்குறது. வரிசையாக இப்போ தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி பக்கம் பிடிச்சாங்க, இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் பிடிச்சாங்க. இப்படி வரிசையாக எல்லா பக்கமும் எல்லா திசையிலேருந்து போகிற படகுகளை பூரா இலங்கை கடற்படை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தா
नेपाल में नए संविधान के तहत नई सरकार चुनने की प्रक्रिया जारी है। ये प्रक्रिया हफ्ते भर में पूरी होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कल शुरू हुए संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामवरण यादव से मुलाकात की और नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। नए प्रधानमंत्री की दौड़ में केपी शर्मा ओली सबसे आगे हैं। इस बीच नेपाल ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भारत से व्यापार के रास्ते खोलने की अपील की है। नेपाल में लागू नए संविधान के तहत नई सरकार गठित करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। नए संविधान के तहत 7 दिनों के भीतर नया प्रधानमंत्री चुना जाना है। इस बीच प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों पर जोर दिया है। शुक्रवार को काठमांडू में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का अहम पड़ोसी है और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। नेपाल छोटा देश है और भारत से अनुचित बातों पर उलझना नेपाल के हित में भी नहीं है। बस हमारा रिक्वेस्ट है, नेपाल छोटा है, मैंने पहले भी कहा, देश छोटा हो सकता है, सोवरेंटी छोटा नहीं होता। उन्होंने नेपाल भारत सीमा पर विरोध प्रदर्शन की वजह से बाधित वाहनों की आवाजाही पर भी चिंता जताई। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भरोसा दिलाया कि देश के नए संविधान में सभी का सम्मान किया गया है। हम किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है सबके लिए। हालांकि नेपाल के कई केबल ऑपरेटरों ने अब तक भारतीय चैनलों का प्रसारण बहाल नहीं किया है। लेकिन ऑल ऑफ सडन इंडियन चैनल्स को जो बंद कर दिएगा, न्यूज़ चैनल्स बेसिकली, उससे सारे अफेक्टेड हैं लोग। जैसे कि न्यूज़ जो आना चाहिए जनता के पास, जो सूचित होना चाहिए, उसके अधिकार को कुंठित किया गया हुआ है। नेपाल में वाहनों की आवाजाही भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी सामानों की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नेपाल संकट की वजह से वहां विमानों के ईंधन का भी संकट गहराता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से चीजें महंगी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में जनरल परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एक अमेरिकी पत्रकार ने इस मामले की जांच कर रही रावलपिंडी अदालत को बताया कि मुशर्रफ ने ही बेनजीर भुट्टो को 2007 में निर्वासन से लौटने से पहले धमकी दी थी। 2 बार प्रधानमंत्री रही भुट्टो की दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में बम हमले में हत्या कर दी गई थी। उस समय मुशर्रफ देश के राष्ट्रपति थे। इस मामले में मुशर्रफ पर मुकदमा चलाया गया था। अमेरिकी पत्रकार और लॉबिस्ट मार्क सीगल ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास से वीडियो लिंक के जरिए दी गई गवाही में कहा है कि मुशर्रफ ने उनकी मौजूदगी में बेनजीर को फोन करके पाकिस्तान लौटने से पहले धमकी दी थी। कई मुकदमों का सामना कर रहे मुशर्रफ ने इन आरोपों को खारिज किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ कराची में रहते हैं और उन्हें देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। रूस ने सीरिया में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूसी विमानों ने शुक्रवार को भी राक्का, अलेप्पो, इदलिब और हामा प्रांत में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच अमेरिका ने आगाह किया है कि सीरिया में असद सरकार की मदद के लिए बमबारी रूस को महंगी पड़ेगी। साथ ही कहा कि रूसी हमलों से आईएस मजबूत ही होगा। तो रूस ने कहा कि सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई वहां असद शासन में बदलाव की शर्तों पर नहीं होनी चाहिए। सीरिया में लगातार तीसरे दिन भी रूस के हवाई हमले जारी रहे। सुखोई विमानों ने आईएस के गढ़ माने जाने वाले रक्का के साथ साथ एलेप्पो पर बम बरसाए, लेकिन हामा और इदलिब पर भी हमले किए गए, जहां आईएस की ज्यादा पकड़ नहीं है। ऐसे में पश्चिमी देश रूस पर बशर अल असद के विरोधी गुटों को खास तौर से निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने आगाह किया है कि सीरिया में असद सरकार की मदद के लिए बमबारी रूस को महंगी पड़ेगी। A military solution alone, an attempt by Russia and Iran to prop up Assad and try to pacify the population is just going to get them stuck in a quagmire. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि वो सीरिया को लेकर रूस के साथ छद्म युद्ध नहीं करेगा। I want Russia to be successful. This is not a contest between the United States and Russia. It is in our interest for Russia to be a responsible, effective actor on the international stage that can share burdens with us. उधर रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य कार्रवाई को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना को सिरे से खारिज किया है।
रूस ने कहा है कि उसकी कार्रवाई का मकसद आईएस और दूसरे आतंकवादी संगठनों को खत्म करना है। We cannot forget about the political process, but we cannot condition fighting ISIL by, changing political system in Syria. वहीं सीरिया में हवाई हमले की शुरुआत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को पहली बार पश्चिमी देशों के नेताओं से मिले। यूक्रेन विवाद के निपटारे के लिए पेरिस में बुलाई गई बैठक के दौरान पुतिन ने फ्रांसीसी समकक्ष फ्रांसवा ओलांद और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है। ओरेगन प्रांत में हुई गोलीबारी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दुख जाहिर किया और अमेरिका से इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। इधर अमेरिका में भी बंदूक संस्कृति पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। शुक्रवार को रोजबर्ग के कम्युनिटी कॉलेज में एक अज्ञात हमलावर की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के रोजबर्ग स्थित ओरेगन प्रांत में कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई। महासचिव बान की मून ने भी उम्मीद जताई कि अमेरिका ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएगा। In the face of yet another tragedy of this kind, the Secretary General expresses his strong hope that the United States, through the robust democratic process that characterizes it, will be able to take the necessary action to reduce the appalling toll in human life that gun violence is taking. लेकिन इस बीच अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के दावेदार जेब बुश ने बंदूक रखने के अधिकार की वकालत की है, जबकि ओबामा ने इस अधिकार को सीमित करने की बात दोहराई है। I think the American people should hear that and make their own judgments based on the fact that every couple of months we have a mass shooting. And in terms of and they can decide whether they consider that stuff happening. लेकिन पूरे ओरेगन में गम का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और रक्तदान भी किया। कम्युनिटी कॉलेज में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारी ने स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे क्लासरूम में घुसकर गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। पुलिस ने हालांकि अभी तक हत्या का मकसद और हत्यारे के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है, जबकि करीब 600 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ग्वाटेमाला के सांता कैटरीना पेनुला में गुरुवार की रात भारी बारिश के चलते भूस्खलन का हादसा हुआ। खबरों के मुताबिक भूस्खलन की चपेट में इलाके के 125 से ज्यादा मकान बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 146वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने गांधी की अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उदाहरण बताया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बान की मून ने ये बात कही। At a time of escalating conflicts, rising extremism, massive displacement, and rapidly growing humanitarian need, Mahatma Gandhi's dedication to non-violence remains an example for us all. और आइए अब क्रिकेट के मैदान से खबर का रुख करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। धर्मशाला में हुए मैच में टीम इंडिया के 200 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इससे पहले टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे। शानदार पारी के लिए ड्यूमनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी वुहान ओपन WTA टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सानिया और हिंगिस ने इस साल विंबलडन और US ओपन का खिताब जीतने के बाद लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग से लालू यादव, राबड़ी देवी की शिकायत, प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी की मांग, अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मसला। नेपाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी, प्रधानमंत्री पद के लिए केपी शर्मा ओली सबसे आगे, भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में नेपाल।
सीरिया में आईएस के गढ़ पर रूस के हवाई हमले तेज, अमेरिका ने किया आगाह, असद सरकार की मदद पड़ेगी महंगी। रूस ने कहा शर्तों के साथ आईएस से लड़ाई मुमकिन नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं पर जताई चिंता, अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर छिड़ी बहस, ओबामा ने कहा जनता खुद करे फैसला। और दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया, जेपी ड्यूमिनी बने मैन ऑफ द मैच।